न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम। चलिए साहब, करें चैप्टर की शुरुआत। एनएलएम। अरे डिस्पर्शन का एक्सरसाइज तुम उससे कर लेना, शीट से। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे अपन फोर्स की। व्हाट इज फोर्स? फोर्स है क्या? चलिए अपने अपने आंसर तुम देना चाहो दो। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? मैं नहीं जानता क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। नए स्टूडेंट को ऐसे बताएगा? अनाड़ी आदमी को कैसे समझाओगे फोर्स के बारे में? फिर वही मोमेंटम आ गया। वो भाई अनाड़ी है बच्चा, वो उसको वो कुछ वो वो हाँ, वो नहीं जानता एक्सेलरेशन, वो नहीं जानता मास, वो नहीं जानता मोमेंटम। दम, बस वही दम वाला जो वर्ड है ना, ये एग्जैक्टली दम बोले तो पुश या पुल। भाई फोर्स एक तरह का धक्का है या खिंचाव है जो किसी भी पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है या बदलना चाहता है। समझ रहे हो? भाई जैसे मान लो कि मैं अब जैसे अपन क्लास में तो भी है नहीं, तो थोड़ा इमेजिन करना मैं जो बोलूंगा वो। सपोज करो कि मैं बैठा हूं और मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक कि कोई मेरे से उठने की नहीं कहेगा, है ना। माना कि मैं आलसी हूं, मैं बैठा हूं या सो रहा हूं, जब तक मुझसे कोई कहेगा नहीं उठने की तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो जो उठने की कह रहा है मेरे से, वो एक तरह से क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ना। जब मैं उठे ना, अब तो 8 बज गई, उठ जा, अब तो 9 बज गई। तो वो क्या है? वो एक फोर्स है। अरे यार परेशान कर रहा है, सोने देना। तो मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे या करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इट इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज या मे चेंज बोलना ज्यादा बढ़िया है, विच मे चेंज, जरूरी नहीं करे इसे। ठीक है, तो अ पुश और पुल, अ पुश और पुल एक धक्का है, खींचाओ, विच मे चेंज, विच मे चेंज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन वो, अरे पुश और है वो, मैंने और है वो गलती से लिख दिया होगा, पुश और पुल। हाँ, देख कौन बोल रहा है। चलिए, तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अच्छा ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या मूविंग है। ठीक है, रेस्ट है या मूविंग है। जैसे मान लो रेस्ट पे है तो बल चाहेगा, मतलब फोर्स, फोर्स को बल कहते हैं। मैं अगर मान लो कभी बल बोल दूं तो समझ जाना, क्योंकि क्या हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाता हूँ तो थोड़ी हिंदी निकल जाती है मेरे मुंह से। तो रेस्ट यानी कि रुका हुआ है, मूविंग मतलब चल रहा है। देखो अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो चलता रहेगा, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो रेस्ट या मोशन जो है, मतलब रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करता है फोर्स। भाई रुका हुआ है तो चलाने की कोशिश करेगा, चल रहा है तो रोक। जैसे तुम गाड़ी चल रहे हो, गाड़ी चल रहे हो, ब्रेक लगाया, ब्रेक क्या है? एक तरह का फोर्स ही तो है। इंजन
गाड़ी का इंजन चला रहे हैं अपन, गाड़ी चला रहे हैं, क्या है वो? फोर्स ही तो है। फोर्स ही चलाता है, फोर्स ही रोकता है, फोर्स ही मोड़ता है। ये भी ध्यान रखना, मोड़ने का काम भी फोर्स का है। मतलब कैन चेंज स्पीड, स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है, वो कैन नहीं लिखना चाहिए, मे लिखना चाहिए इसे, हर बार करे जरूरी नहीं। मे, कैन और मे में अंतर तो तुम समझते ही होंगे, इतनी तो इंग्लिश तुम्हें भी आती होगी। मे चेंज स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे किसी रस्सी से बांध के पत्थर को तुम घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसने चेंज करी? टेंशन फोर्स ने। मे चेंज शेप, साइज ऑफ बॉडी। कागज को मसल के जो है कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्या किया? शेप चेंज हो गई ना, है कि नहीं? क्या था वो? फोर्स ही तो था। कागज को मसल के कचरे के डब्बे में डालते हो ना, वो क्या है? फोर्स है। शेप चेंज कर रहे हो। रबड़ बैंड होता है, चोटी में नहीं लगाते अपन, खींच के लगाते ना चोटी में, तो वो क्या है? रबड़ की चेंज, अपन ने क्या चेंज कर दी? साइज बदल दी। साइज बड़ी छोटी हो जाती। रबड़ बैंड जो होता है अपने, रबर बैंड क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, है ना, इलास्टिक रबड़ बैंड। ठीक है। अरे यार तू ज्यादा इतना आगे मत जाएगा भाई, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अभी हमें सिर्फ फोर्स आता है, इलास्टिसिटी नहीं आती हमें। हाँ, आईआईटी बॉम्बे में जाएगा कंप्यूटर साइंस में, और फिर उसके बाद सीधा उस उसके बाद वो जाएगा सीधे गूगल में या फिर एप्पल में। हाँ, हम्म, चलिए, तो ये बात समझ में आ गया, शेप साइज वाली बात समझ में आई? बताओ। चलिए, बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो एमकेएस में अपन बोल सकते हैं, एमकेएस यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है न्यूटन। अपने ही नाम पे जो है उसने यूनिट रखी है न्यूटन। और एक न्यूटन जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसको फंडामेंटल यूनिट में लिखो तो। सीजीएस यूनिट होती है डाइन इसकी, सीजीएस यूनिट डाइन। एक डाइन जो होता है वो होता है 1 ग्राम, सॉरी, हाँ सही है, पर ये गलत लगा देना, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो 10⁵ डाइन बनता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन बनता है ना? ये बात, एक पॉइंट और लिख लेना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज और होती है, एक यूनिट और होती है, उसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। इसको हटा दूं? ये माइक बंद करने की कृपा करें। हाँ, माइक कर ले बंद, तू फिर आईआईटी में जाके चालू कर लेना उसको। किलोग्राम फोर्स, ठीक है, एक यूनिट और होती है फोर्स नापने की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब शॉर्टकट इसका केजीएफ होता है, किलोग्राम फोर्स। और 1 किलोग्राम फोर्स
मंगल पे जाने म, मंगल पे उड़ान भरोगे मंगल के लिए और पहुंच जाओगे कहाँ पे, चांद पे, पता नहीं पहुंच भी पाओगे कहाँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं होता है, रियल लाइफ में साइंटिस्ट लोग ऐसे नहीं करते 9.8 को 10 ले लिया, ठीक है, वो तो अपन कैलकुलेशन बचाने के लिए करते हैं। तो किलोग्राम फोर्स का याद रखना, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू जी न्यूटन, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस यूनिट ऑल्सो। ओके, हटा रहा हूं इसको। अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। भाई इस धरती पे या यूनिवर्स में जितने भी तरह के फोर्स देखे गए हैं उनकी अपन बात करें थोड़ी सी, बस मैं नाम लूंगा और उसके बारे में तुम्हें कहां से पढ़ना है ये बता दूंगा। फंडामेंटल फोर्स, भाई टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल, दूसरा है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोर्स अभी नहीं, वो 12th में आएगा वो, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा एक सेक्शन है। तीसरा होता है अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर की स्पेलिंग सही लिखे ना, फोर्स शायद ई ई ई नहीं आता शायद। और फोर्थ आता है अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स, देख लेना दोनों में से जो स्पेलिंग सही है, न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इन चारों के बारे में तुम्हें मैं बोल के जरूर बताऊंगा, लिखो मत, कहाँ मिलेगा तुम्हें, हाँ बस उतना ही पढ़ना है अपने को, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है अभी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। चैप्टर 1 क्लास 11 में पार्ट 1 का है ना, चैप्टर 1 है। ओके, उसके लास्ट में तुम्हें मिलेगा ये, आखिर में, है ना, ठीक है ना, पढ़ोगे वहां से। मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, देखो ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन लो तुमने पढ़ा 9th में, Gm1m2/r², याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, पूरा अलग से चैप्टर है, पूरा अलग से चैप्टर है, वहां पे बात करेंगे इसकी। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना भी, ग्रेविटेशन जो होता है वो दो छोटे से छोटे पार्टिकल हो या बड़े से बड़े पार्टिकल हो, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चाहे वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो। चाहे दो बड़े बड़े पार्टिकल हो जैसे सन और अर्थ, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन है कि नहीं है। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो मास के बीच में लगता है, पॉइंट मासेस के बीच में लगता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, लॉन्ग रेंज होती है इसकी, मतलब बहुत दूर दूर तक भी लग जाता है, ठीक है। और दिस इज अ वेरी वीक फोर्स, मतलब अगर अपन बात करें बाकी की तुलना में बहुत वीक है। हालांकि धरती जो घूम रही सूरज के चारों तरफ वो इसी के कारण घूम रही है, पर यहाँ पे मास बहुत ज्यादा हो गया ना। अगर अपन नॉमिनल मासेस की बात करें तो ये बहुत वीक होता है, बाकियों की तुलना में वीक होता है। दूसरा अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से लगते हैं, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिक हो। भाई जो भी एटम के बीच में जो भी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जिसको तुम देख सकते हो, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको तुम आसानी से समझ सको, महसूस कर सको, जैसे दीवार पे धक्का लगाना, तो दीवार और तुम्हारे हाथों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो वो मैक्रोस्कोपिक, फील कर सकते हो तुम उसको। किसी चीज को उठाना,
धक्का देना, खींचना। तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक हैं ग्रेविटेशन को हटा के, ये तो अलग है ही से ग्रेविटेशन, वो सभी ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे कि रस्सी से बांध के बाल्टी खींचना, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर जो होता है, these two forces acts only in न्यूक्लियस, यानी कि इनकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। केवल न्यूक्लियस में एक्ट करते हैं, केवल न्यूक्लियस में, ये ध्यान रखना आपने को, केवल न्यूक्लियस में, है ना, न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगते ये, केवल न्यूक्लियस में। तो दोनों में अंतर क्या है? न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का ठेका लेता है। ठीक है, ठेका लेने से मतलब है कि तुम जानते हो कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, इतने सारे प्रोटॉन एक ही जगह पे भर दिए, रिपल्शन तो होगा ही सही। अब रिपल्शन होगा तो एटम जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल कैसे है? कोई तो होगा ना बाइंडिंग एजेंट वहां पे, है कि नहीं? प्याज के पकोड़े बनाते हो तो बेसन डालना पड़ता है ना, तो बेसन क्या करता है, वो बेसन क्या करता है, वो बाइंडिंग कर रहा है उसकी, नहीं तो प्याज बिखर जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा वो ठहरने नहीं देगा, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, यानी कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर का है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तब आता है जब रेडियो एक्टिविटी की बारी आती है। ठीक है, अनबैलेंसिंग ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, उसकी जो अनबैलेंसिंग है, उसके कारण ये समझ सकते हो रेडियो एक्टिविटी के लिए वो उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब रेस्पॉन्सिबल है ना, मतलब रेडियो एक्टिविटी इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू, या वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी, वहां से पढ़ो, लिख करके कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है, वहां से एक बार पढ़ लेना, बस एक बार जरूर पढ़ लेना, लाइफ में पूछते तो है नहीं वैसे। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर मैं इन चारों फोर्स की बात करूं और सेम पैरामीटर्स पे अगर मैं देखूं, जैसे मान लो दो प्रोटॉन को न्यूक्लियस में अगर अपन देखें, मान लो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, और ये मान लेते हैं कि ग्रेविटेशन भी उनके बीच लग रहा होगा, मास है, न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा, वीक न्यूक्लियर भी लग रहा होगा, है ना। तो इन सभी फोर्सेस को अगर अपन देखें एक साथ अगर लग रहे हैं, सेम कंडीशन पे अगर बात करें, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स मान लो 1 न्यूटन है, सपोज करो इन दोनों के बीच 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वो होता है 10⁻⁻² की रेंज का। देख रहे हो 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो न्यूक्लियस स्टेबल है। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इसकी तुलना में और कम, और फिर ये -38, है ना, ये बात। तो ये कहां से पढ़ेंगे अपन, एनसीईआरटी। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, मिटा दो इनको, मिटा रहा हूं। लॉज ऑफ मोशन किस किस को याद है बताओ, पढ़े होंगे ना, नाइन्थ में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। लॉज ऑफ मोशन। हम्म चलो तो, हम्म
नाम क्या ना, अरे ऐसे हिंदी में ही समझा दे, हिंदी में समझा दे भाई, अपन तो हिंदी भाषी लोग हैं। हम्म। इसका कुछ नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? सारे मत बोलो रे, समझ, सारे मत बोलो, पता ही नहीं चल रहा किसी का। देखो, अब मैं समझाता हूँ, ठीक है? सही है तुम्हारा। लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहला अपना आता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया सबसे पहले क्या है? इनर्शिया एक तरह का रेजिस्टेंस है, समझना बात। इनर्शिया एक तरह का रेजिस्टेंस है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को बदलने नहीं देना चाहता। जैसे कईयों के साथ होता होगा, तुम सुबह सुबह सोते हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठाते हैं और बोलते हैं उठ पढ़ाई कर, ठीक है? तो वो जो बोल रहे हैं बाहर से उठ पढ़ाई कर, या उठने की भी, चलो उठते हैं तो कौन पढ़ता है, सपोज करो उठा रहे हैं तुम्हें जबरदस्ती। मम्मी का फोर्स तो फिर भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट पापा का जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना? सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मम्मी को तो क्या टरका देते हैं, अरे मम्मी उठ जाऊंगा ना अभी, क्या सोने दो। और बाबूजी के आते ही खट आदमी खड़ा हो जाता है ना? तो कहीं कहीं उल्टा भी होता होगा, ऐसा नहीं है हमेशा। तो इनर्शिया मतलब होता है आलस, किसी भी आदमी का ऐसा गुण जो काम नहीं करना चाहता या करने नहीं देना चाहता। जैसे तूने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, उनको हिलाना डुलाना मुश्किल होता है। जैसे हाथी है, उसको हिलाना डुलाना मुश्किल, बकरी है फटाफट कूद जाती। तो इनर्शिया का सीधा सीधा संबंध है मास से। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ऐसे समझ लो ना, मान लो एक डब्बा 50 किलो का, एक डब्बा 10 केजी का, एक डब्बा 5 केजी का। किसको हिलाना कंपेरेटिवली आसान है? भाई मान लो एक आदमी है, उससे बोलो ये उठा ले, उठा लेगा। इसको हिला, थोड़ा दिक्कत आएगी। इसको हिला, थोड़ी और ज्यादा दिक्कत आएगी। 50 केजी उठाना हिलाना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका है? क्योंकि ये नहीं हिलना चाहता, ये भारी है, ये थोड़ा कम भारी, ये और कम भारी, इसका इनर्शिया और कम है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि लॉ क्या बोलते हैं इसको, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यही है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। स्टेट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज until unless थोड़ी इंग्लिश संभाल लेना, गलत हो तो सही कर लेना लैंग्वेज वगैरह। द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, जैसे मान लो कोई डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा रहेगा, सालों तक रखा रहेगा, जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं रखा है। यही है बात खास। द एक्सटर्नल नेट फोर्स बोलना चाहिए मुझे, है ना? जैसे मान लो तुम कहो सर, मान लो इधर से एक फोर्स लगा दिया,
इधर से एक फोर्स लगा दिया, आपने तो कहा था फोर्स लगाओगे तो हिलेगा, नहीं हिला, तो नेट फोर्स होना जरूरी है तब हिलेगा, है ना। तो ये हो गया अपने लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ ले। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसकी स्टेट ऑफ मोशन तो समझते हो ना भाई, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। चलिए दूसरा नियम क्या है बताओ, कौन बताएगा। सेकंड लॉ प्रियांशु बताया, प्रियांशु से पूछते हैं। प्रियांशु है कि नहीं है, लोग ऐसे माइक बंद कर पहले। प्रियांशु है कि नहीं है। सेकंड लॉ कोई बताना चाहता है। एक्शन रिएक्शन सेकंड वाला नहीं होता, वो थर्ड होता है। लॉ ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही। तो मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। कोई भी पार्टिकल, कोई बॉडी है, मास उसका m है, वेलोसिटी उसकी v है, तो द मोमेंटम इज mv वेक्टर। तो लॉ ऑफ मोमेंटम ये यूं कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी is rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Net external force on a body is rate of change of momentum. क्या, तो अपन बोल सकते हैं जो F नेट एक्सटर्नल, ये बात ध्यान रखना है। So F जो होता है वो होता है एम वी, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ, हाँ, यानी कि डी ऑफ एम वी बाई डी टी, यानी कि एम डी वी बाई डी टी। व्हाट इज एफ, एफ क्या है बताओ। नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऑल सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस। और डीवी बाई डी टी तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, है ना, एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू, अब कौन फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू एम ए। ये इस इक्वेशन को घिसेंगे अपन इस चैप्टर में, बहुत बहुत बार घिसेंगे। एफ इक्वल टू एम ए, एफ बराबर एम ए, ठीक है। छापा। एफ ध्यान रखना, एफ क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर लिख लेना इस बात को, कल से कंफ्यूजन हो तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं। व्हाट इज एफ, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना जी, नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब कौन है यार, रुको, दुखी कर दिया इन लोगों। चलिए तीसरा लो और लिखते हैं, फिर खत्म करनी पड़ेगी क्लास अपने को कुछ आवश्यक कारणों की वजह से। तीसरा क्या है, थर्ड लो, एक्शन, हाँ जी, वो मोमेंटम कंजर्वेशन और रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ाऊंगा, उसमें थर्ड लो। अरे किसी भी जगह पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लो एक साथ काम करते हैं, अकेला लो लगता नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा जो फर्स्ट है ना वो सेकंड का ही एक ग्रुप है, क्योंकि सेकंड में क्या बोला है, एफ बराबर एम ए। जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा, जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो जो सेकंड लो है वही फर्स्ट लो है, और जो फर्स्ट लो है वो सेकंड लो है, फर्स्ट लो कोई है ही नहीं। एक्शन रिएक्शन भी साथ में काम करता है। एक्शन रिएक्शन ही कहता है कि
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, ध्यान रखना हमेशा, अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया, सपोज करो मान लो एफ बी ए, ये बी ए का मतलब बी पर, ए मतलब ए के कारण, बी पर ए के कारण, बी पर ए के कारण, तो बी भी ए पर लगाएगा, एफ ए बी, एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी, मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अलग अलग। ए ने बी पे एफ लगाया, मान लो ये ए है ये बी है, ए ने बी पे एफ लगाया तो बी भी ए पर एफ लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, कैसा भी कोई भी फोर्स हो, ठीक है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। ए की बॉडी पर मान लो मैंने दो फोर्स लगा दी, एक तो इधर लगा दिया एफ, एक इधर लगा दिया एफ, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? नहीं है, नहीं है, दिस इज नॉट एक्ट, अरे मैं बोल लू, दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन। भाई किसी ने इस पे एफ लगाया तो इसका रिएक्शन कहां होगा? जो इस पे लगा रहा होगा। इसका रिएक्शन कहां होगा? जो इस पे। एक्शन रिएक्शन का मतलब है मान लो ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, ये है बस एक्शन रिएक्शन का मतलब, उतना ही लगाएगा, बराबर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। समझे? एक्शन रिएक्शन का मतलब समझे? एक्शन और रिएक्शन से मतलब फोर्स है, एक्शन का मतलब फोर्स है, रिएक्शन का मतलब भी फोर्स है। कोई एक एक्शन बोलोगे, दूसरे को रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ, अभी मैं अभी निकलता हूँ, तुम्हारे डाउट्स कल क्लियर कर दूंगा मैं, है ना।